लीगली जो स्पीकिंग मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ 5 लीगल पॉइंट्स पे असिस्ट करना है इस केस के हवाले से ही। फैक्ट्स तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाज़ा फरमा लिए, एविडेंस के मुताबिक जो फाइल बता रही है उसमें कोशिश हम लोगों ने यही की कि ऑनरेबल कोर्ट का टाइम वेस्ट ना किया जाए, टू दी पॉइंट डिस्कशन। इवन के मैंने अपनी एविडेंस भी नहीं पढ़ी जो मेरी, क्योंकि वो उन्होंने पढ़नी है, उनका राइट है वो उसमें पढ़ें। तो मैंने सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है कि वेदर दिस सूट इज़ बार्ड बाय लॉ और नॉट। उसमें ये है कि ये अगर मुलाज़ा फरमा लें कि ऑनरेबल कोर्ट में PW1 ने एडमिट किया है कि ये प्लाट्स ट्रांसफ़र हुए हैं 10/12/2016 को, इस एग्रीमेंट के थ्रू 10/12/2016 को ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसमें सूट वो जो फाइल कर रहे हैं वो 7/10/2020 को फाइल कर रहे हैं सूट। तो ये जो डिले बनता है ये 9 मंथ 5 डेज़ का डिले है, बैडली बार्ड बाय लॉ है। और इसमें आर्टिकल 91 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है कि सूट फॉर कैंसिलेशन, क्योंकि इनका टाइटल यही है कि सूट फॉर कैंसिलेशन है, तो आर्टिकल 91 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इसमें जो प्रोवाइड करता है वो सूट फॉर कैंसिलेशन के लिए जो लिमिटेशन प्रोवाइड करता है वो 3 इयर्स है। और इसमें 2021 MLD 1937 बड़ा क्लियर है कि सूट फॉर कैंसिलेशन अगर होगा तो 3 साल के बाद अगर होगा तो इसमें ईच एंड एवरी डे हैज़ टू बी एक्सप्लेन वाला फार्मूला है कि अगर ना किया गया हो तो इसमें तो यहाँ किसी किस्म का लिमिटेशन के हवाले से उन्होंने बताया नहीं कि क्यों इतना लेट हम सूट फाइल कर रहे हैं। इसमें दूसरा जो सबसे पहले तो ये हिट करता है कि ये बार्ड बाय लॉ है, और जो बार्ड बाय लॉ होता है उसमें लॉ बड़ा क्लियर है। लेटेस्ट जजमेंट है 2022 SCMR की, जिसमें फरमाया गया कि अगर कोई लिस्ट बार्ड बाय लॉ है तो उसके बाद वो डिस्कस ही नहीं की जाएगी। सबसे पहले लीगल ग्राउंड्स उस पर होंगे डिसाइड, और उसके बाद फैक्चुअल ग्राउंड्स जो होंगे वो उसमें लॉ को डिस्कस किया जाएगा। लॉ में अगर वो हर्डल्स अबूर करेगा उसके बाद होगा, तो क्योंकि जो बार्ड बाय लॉ होगा तो फर्दर उसमें जो फैक्ट्स हैं वो देखे ही नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज पे है और ये डिसाइड हो चुका है, इससे पहले भी मैंने ऑनरेबल कोर्ट की तवज्जो इस इशू पे दिलाई थी कि ये बार्ड बाय लॉ है। मैं 7/11 दी, उसके बाद ऑर्डर 14 रूल 2 के तहत मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का व्यू उस वक्त ये था कि ये एविडेंस देखी जाएगी कि वेदर इट इज़ बार्ड बाय लॉ और नॉट। तो अब क्योंकि ये स्टेज फाइनल आर्गूमेंट किया, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने इस पूरे जो प्लेंट है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट है, उसके बाद जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उनको सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहला जो इशू डिसाइड फरमाना होगा उसमें वो यही है कि क्या ये बार्ड बाय लॉ है या नहीं। अगर वो बार्ड बाय लॉ हो जाएगी तो दीगर इश्यूज तो उसमें कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे कि उनका राइट बनता है कि नहीं बनता। अब इसमें जो दूसरा लीगल पॉइंट है वो ये है कि ये 2 सूट्स थे, तो वो लीगल पॉइंट ये है कि क्या फर्स्ट सूट की सेकंड सूट पहले सूट की विदाउट परमिशन फाइल किया जा सकता है उसकी प्रेजेंस में या नहीं किया जा सकता। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है। फर्स्ट सूट जो शाइस्ता कमरान वर्सेस किस्मतुल्लाह था वो 24/11/2020 को विड्रॉ हुआ, और ये एविडेंस में PW1 जो एडमिट कर चुका है। और जो पहला ये अभी प्रेजेंट सूट है वो कमरान सलीम वर्सेस किस्मतुल्लाह। अब दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा है, उसमें यह था कि थ्रू अटॉर्नी उन्होंने फाइल किया था, क्योंकि इसमें लॉ ये था कि अगर अटॉर्नी एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर अटॉर्नी का जो पर्पज़ होता है, अगर वो पर्पज़ एग्जीक्यूट कर दें, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद अटॉर्नी को लोकस स्टैंडाई हासिल नहीं होता। यही हमारा लीगल पॉइंट था जो ऑनरेबल कोर्ट में 7/11 में मैंने पेश किया था। उसमें क्योंकि वो अटॉर्नी ने सूट फाइल किया तो उसमें लीगली वो बार्ड बाय लॉ इसलिए थी कि उसका मकसद ही ख़त्म हो गया और उसको उस वक्त कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नहीं था। तो इससे बचने के लिए जब फाइनल ऑर्डर होने लगा उससे पहले उन्होंने डेट ली लीगल असिस्टेंस के लिए। वो डेट लेने के बाद उन्होंने ये सूट फाइल कर दिया इसके नाम से, और ये फाइल करने के बाद वो डिसाइड नहीं ऑनरेबल कोर्ट्स होने दिया, अटेस्टेड कॉपीज हाथ लगी हैं, और उसके बाद इन्होंने ये सूट फाइल कर दिया। और दोनों में जो डिफरेंस है एक ये है कि कमरान सलीम वर्सेस किस्मतुल्लाह में खुद उसका हस्बैंड आया, जो ओनर था, लास्ट ओनर था, प्रीवियस ओनर था, उन्होंने फाइल किया, और वो 7/10/2020 को इन्होंने सूट फाइल कर दिया। जबकि प्रीवियस सूट था शाइस्ता कमरान किस्मतुल्लाह, वो 24/11/2020 को ये विड्रॉ किया गया था। इसमें ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 CPC ये बड़े क्लियर हैं, और वो ये हैं कि अगर किसी किस्म का कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया जाए किसी सूट के हवाले से,
या किसी लिस्ट के हवाले से, तो प्रीवियस सूट की अगर पेंडेंसी को का कंसीलमेंट किया जाए तो वो सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा, और ये एक कंसीलमेंट की उनकी मैलाफाइडी साबित करने के लिए काफ़ी होगी। और उसमें क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि अगर नया सूट पहले सूट की मौजूदगी में फ़ाइल करते हैं तो उसके लिए पहले सूट को विड्रॉ करना होगा, और विड्रॉ भी सिंपल विड्रॉल नहीं होगा, वो भी 2021 CLC में बड़ा क्लियर किया कि मैं कोर्ट को उसकी प्रोवाइड कर दूंगा कॉपीज़, कि उसमें भी कहा क्या कि रीजंस देनी पड़ेंगे कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा सूट आप क्यों फाइल करने की परमिशन ले रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट सिंपली विड्रॉल का ऑर्डर नहीं फरमाएगी, ऑनरेबल कोर्ट उसमें रीजंस लिखेंगी कि इसके बाद अगर ये करेंगे, इन्हें परमिशन अगर दी जा रही है तो वो किस वजह से दी जा रही है। और उसमें 2014 MLD 78 पेशावर है, 2013 SCMR 464 है, और 2021 SCMR 1775 है, जिसमें बताया गया कि प्रीवियस सूट किस सूरत में विड्रॉ किया जाएगा और किस सूरत में परमिशन दी जाएगी या परमिशन नहीं दी जाएगी। उसमें भी क्योंकि डिसाइड हो चुका था, एविडेंस हो चुकी थी और 711 को हिट कर रहा था, तो उस स्टेज पे आके विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने टेक्निकली ये गेम की और टेक्निकली गेम करके ये किया। अब इसमें एक लीगल इशू ये आ जाता है कि क्या इन्होंने एक सूट पहले फाइल कर चुके थे, वो विद इन लिमिटेशन था, तो दूसरा सूट जब इन्होंने फाइल किया रॉन्ग फॉर्म पे चले गए या रॉन्ग रेमेडी अवेल की, और दूसरा सूट जब फाइल करेंगे तो क्या डोनेशन ऑफ डिले में उसे कवर किया जाएगा। तो इसमें वही वो PTI वाला जुमला आता है कि एब्सोल्युटली नॉट, कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसमें इसलिए नहीं किया जा सकता कि लिमिटेशन जो करंट सूट है जो इस वक्त है, इस सूट के मुताबिक इस लिमिटेशन को काउंट किया जाएगा, और ऑनरेबल कोर्ट उसको उसकी कैलकुलेशन जो फरमाएगी वो कॉज ऑफ एक्शन के जारी होने के बाद उस सूट के फाइल होने तक होगा। इंटरसी जितना भी वो डिस्टेंस है, जितना भी ड्यूरेशन गुजरा है, उसमें अगर वो विद इन लिमिटेशन आता है तो ऑनरेबल कोर्ट उसे विद इन लिमिटेशन कंसीडर फरमाएंगे, और अगर विद इन लिमिटेशन नहीं आता तो सबसे पहले इसी इशू को डिसाइड करेंगे। तीसरा जो लीगल इशू था इसमें वो ये था कि अगर कोई रॉन्गली क्लेम करता है रेमेडी को, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट को क्या देखना होता है। तो उसमें यह कि इसमें क्योंकि इन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि मेरा एग्रीमेंट था किस्मतुल्लाह के साथ, किस्मतुल्लाह ने कंसिडरेशन अमाउंट के तौर पे मुझे चेक दे दिया, मैंने ये एग्जीक्यूट कर दी, तो इनकी प्रॉपर रेमेडी जो बनती थी उसके अगेंस्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बनती थी, या सूट फॉर रिकवरी या वो जो पेमेंट या डैमेजेस थी उसकी बनती थी। इस ऑनरेबल कोर्ट का इस सूट का जो टाइटल ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाजा फरमाया तो उसमें सिंपल सूट फॉर डिक्लेरेशन और कैंसलेशन ऑफ सेल डीड लिखा है, कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट किसी जगह नहीं लिखा। और एडमिट किया उन्होंने कि उन्होंने इसकी एग्रीमेंट की कैंसलेशन के लिए कोई सूट किसी जगह पे भी फाइल नहीं किया हुआ। इसमें चौथा जो है कि कॉज नो कॉज ऑफ एक्शन, मैंने उस पर असिस्ट करना है कि इन्हें कॉज ऑफ एक्शन कैसे नहीं होता। उसमें यह कि एडमिटेड फैक्ट है कि अटॉर्नी इन्होंने एग्जीक्यूट की, एडमिटेड फैक्ट है कि वो अटॉर्नी इनकी वाइफ थी, एडमिटेड फैक्ट है कि उसी अटॉर्नी के थ्रू उन्होंने एग्रीमेंट किया, और एडमिटेड फैक्ट है कि इसी अटॉर्नी के थ्रू इन्होंने ये सेल डीड की, और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि इस वक्त तक वो अटॉर्नी रिवोक नहीं हुई। जब वो अटॉर्नी का देखा जाएगा प्रिंसिपल, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कि प्रिंसिपल और एजेंट के आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, और क्या प्रिंसिपल किस एजेंट के किसी डीड का, किसी एक्ट का किस हद तक वो ज़िम्मेदार होता है और किस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसमें लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बड़ा क्लियर है कि एजेंट जो अथॉरिटी यूज़ करता है बहसीत अटॉर्नी, तो वो अथॉरिटी बिल्कुल उसी अपने ऑनर की प्रिंसिपल की यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद अगर एक दफ़ा वो अथॉरिटी एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रिंसिपल उसको उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों हुई, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर विद इन प्रिंसिपल और विद इन जो एजेंट है उस इन दोनों के दरमियान ही रहेगी। अब इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि क्या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट को इसको कॉज ऑफ एक्शन हासिल था कि नहीं। एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं था। उसकी रीज़न ये है, एडमिटेड फैक्ट है कि इन्होंने ये एग्जीक्यूट कर दिया 10/12/2016 को, और 3/1/2017 को ये ट्रांसफ़र कर दिए प्लॉट। जब ये ट्रांसफ़र प्लॉट कर दिए तो उसके बाद इन प्लॉट्स के अगेंस्ट इनको कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं रहा। तो जिस वक्त सूट फाइल हुआ उस वक्त इन्हें कॉज ऑफ एक्शन हासिल ही नहीं था। और 711 की जो पहली बुनियादी शर्त है उसमें इंग्रेडिएंट है वो यही है कि कॉज ऑफ
एक्शन का होना या ना होना। तो इसमें क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है और उनके अपना इन चीफ भी यही है, उनका अपना पैरा नंबर 1 प्लेंट का वो भी यही कहता है और वो ये कहते हैं कि 10/12/2016 को और 3/1/2017 को ये दोनों प्लाट इस अटॉर्नी के थ्रू मैंने एग्जीक्यूट कर दिए थे। और जब इस अटॉर्नी के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिए तो उसके बाद इनको इस डेट पे लोकस स्टैंडाई ही हासिल नहीं था। और जब कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होता तो सूट फिर बैडली बार्ड हो जाता है। तो जब कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं तो इनका सूट मेंटेनेबल ही नहीं था और ना ही इन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। नंबर 5 पे जो आता है मेरा लीगल असिस्टेंस के हवाले से कि इनको क्या लोकस स्टैंडाई हासिल था कामरान सलीम प्लेंटिफ को या नहीं। अब इसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट कर दिया कि ये एडमिट कर चुके हैं कि इन्होंने ये अटॉर्नी के थ्रू ये एग्जीक्यूट कर दिया, ये प्लाट सेल आउट हो गया, अटॉर्नी अभी तक रिवोक नहीं हुई। तो PLD 2022 लाहौर पेज 1 पे सिमिलर केस में उन्होंने फरमाया कि क्योंकि ये प्लॉट या ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये इन्होंने अटॉर्नी के थ्रू सेल किया, तो जब अटॉर्नी के थ्रू सेल कर दिया तो फिर उन्होंने अपना लोकस स्टैंडाई जो है वो लूज़ कर दिया। इसमें मैं PLD 2022 लाहौर एक पेज नंबर 1 पे जो जजमेंट है वो मैं ऑनरेबल कोर्ट को इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अभी लेटेस्ट जो आई है वो 2022 SCMR 1481 है और इसमें भी उसमें कहा गया कि जहाँ पे मल्टीपल रिलीफ मांगे गए हों और यहाँ पे क्योंकि लीगल इशू ये है कि उन्होंने साथ टेक्निकल एक किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन कर दिया, प्रेयर्स क्लॉज में डिक्लेरेशन कोई नहीं मांगी। अब डिक्लेरेशन क्यों किया कि डिक्लेरेशन की लिमिटेशन जो है वो 6 ईयर्स है और कैंसिलेशन की लिमिटेशन 3 ईयर्स है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि अगर इस तरह टेक्निकल किसी ने मल्टीपल वहाँ पे क्लेम कर दिए हों तो लिमिटेशन के हवाले से जो मेन आएगा उसको देखा जाएगा। अगर मेन के हवाले से वो लिमिटेशन को हिट करता है तो बाकी का नहीं होगा। इसमें क्योंकि उनका मेन क्लेम कैंसिलेशन का था तो उसमें जब कैंसिलेशन ही उनकी जो थी वो लिमिटेशन को हिट कर गई, उनके अपनी प्रेयर में जो है वो डिक्लेरेशन का कोई ऐसा सच नहीं है। तो इसमें 2022 SCMR 1481 की मैं कॉपीज़ ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इनका एक तो प्रॉपर रेमेडी नहीं है, दूसरी हम्बल सबमिशन ये है कि सूट बार्ड बाय लॉ है, 9 माह 5 दिन के डिले से किया गया है। तीसरा ये है कि विदाउट परमिशन ये सूट सेकंड सूट फाइल कर दिया गया और पहला उसके बाद विड्रॉ किया गया जब ये एडमिट हो गया, उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की और इसमें भी नहीं बताया कि इनका क्या कोई सूट पेंडिंग है या नहीं। एक परफार्मा होता है ऑनरेबल जो CPC के तहत अब एक परफार्मा लगा दिया गया जिसमें सवाल होता है कि क्या अदर कोई सूट पेंडिंग है पार्टीज के बिटवीन या नहीं, तो उसमें भी इन्होंने इसका हवाला नहीं दिया। सिमिलरली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की गई और जो रॉन्गली क्लेम रेमेडी थी और कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, लोकस स्टैंडाई हासिल नहीं है। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इनका सूट जो है वो बैडली बार्ड बाय लॉ है और बाकी जितने भी लीगल ग्राउंड्स हैं, लीगल एज वेल एज फैक्चुअल ग्राउंड्स पे इनका सूट जो डिसमिस फरमाया जाए। थैंक यू वेरी मच।